हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री में जो यूनिट नंबर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। और पहले भी बताए हैं कि शुरुआत के जो 2-4 यूनिट्स हैं, जैसे यूनिट 1 हमने पढ़ा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट 2 पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद यह तीसरा यूनिट है। तो इन यूनिट्स में कुछ वैसे टॉपिक्स हैं जो वर्साटाइल हैं, मतलब कि केमिस्ट्री का आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें ये टॉपिक्स आ ही जाएंगे। तो इन टॉपिक्स का फिर वहाँ जानकारी होना, कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी होगा। चैप्टर जो है या मतलब कि यूनिट नंबर 3, बेसिकली इसमें 2 पार्ट है, नाम से स्पष्ट हो पा रहा होगा। पहला पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, उसके बाद दूसरा पार्ट इसमें पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो यह फर्स्ट पार्ट तो हिस्टोरिकल बातें हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ था पीरियोडिक टेबल का, उसके बारे में। और यह जो इसका सेकेंड पार्ट है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यह पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आगे केमिस्ट्री का हर चैप्टर में लगभग जो है इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस पार्ट को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। यह चैप्टर कोई रटने वाला चीज़ नहीं है, फुली कंसेप्चुअल है। हिस्टोरिकल बातें हैं जो आगे यूज नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद का जो है वो तो बराबर यूज होंगे। छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को अच्छे से समझोगे, लगातार रिवीजन करोगे तो वे टॉपिक्स दिमाग में रहेंगे। रटने जैसा कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है। यह तो फुली कंसेप्चुअल है। यह तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको आप बार बार रिवीजन करके दिमाग में रखे रहो, बैठ करके रटने जैसा नहीं है इसमें कुछ। अब जैसा कि इस यूनिट के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पहले इस बात तक हम लोग डील करें। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का बंटवारा जो है क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ यही आता है कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, आखिर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। हिस्टोरिकल बातें हैं, मतलब 19th सेंचुरी के पहले 1900 से 2000 का जो ईस्वी था, या उससे भी पहले 1800 से 1900 के बीच का जो पीरियड था। कहने का मतलब कि जब अर्लियर पीरियड्स केमिस्ट्री में चल रहे थे, शुरुआती दौर जब केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहे थे, तो उस समय बहुत ही कम एलिमेंट्स नोन थे जिसके बारे में लोग जान रहे थे। मतलब बहुत कम एलिमेंट्स के बारे में पता किया गया था, 20-30 के आसपास। अब इतने कम एलिमेंट्स पता थे तो उन एलिमेंट्स को एक एक करके स्टडी करना, उनके प्रॉपर्टीज को एक एक करके जानना काफ़ी आसान था। अब 20-25 एलिमेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको एक एक करके इंडिविजुअली क्या किसका प्रॉपर्टी है या संभव है कि हम उसे याद रखें, हम उसे जानें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और नए नए एलिमेंट्स का खोज होते चला गया, और जब तत्वों की संख्या बहुत अधिक हो गई, जब एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा संख्या हो गया, एक लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स खोज लिए गए, तो उन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके उनके प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली याद रखना आसान नहीं था। तो उस केस में लोग बोले कि सोचे कि वैसा कोई एक आधार तैयार किया जाए जिससे इन तत्वों और इनके प्रॉपर्टीज़ को जानने, समझने या याद रखने में आसानी हो। तब जाकर के लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, इन एलिमेंट्स का एक क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, चाहे बेसिस जो भी हो। कई बेसिस आए, सबने अपना अपना बात रखा, और वहाँ से फिर जो है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का बात शुरू हुआ। और कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे जिस आधार पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। तो यदि यहाँ से आ जाए कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स,
तो सिंपल सा इसी को लैंग्वेज में बता देना है कि बिफोर द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले, या फ्यू एलिमेंट्स वेयर नोन, बहुत कम तत्व जाने जाते थे, एंड दीज एलिमेंट्स कुड बी ईजिली स्टडीड इंडिविजुअली, और जब इतने कम एलिमेंट्स जाने जाते थे तो इन तत्वों को एक एक करके जानना, एक एक करके समझना, इनके बारे में अध्ययन करना आसान था। विद द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन जैसे ही एक बहुत ही ज़्यादा संख्या में तत्वों का खोज हुआ, इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू स्टडी द एलिमेंट्स इंडिविजुअली, तो उस केस में सारे तत्वों को एक एक करके जान पाना, उसके बारे में अध्ययन कर पाना आसान नहीं था। सो इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज डन टू मेक द स्टडी ईजियर, इसीलिए उस केस में सारे तत्वों को जो है अलग अलग वे में क्लासिफाई किया गया, ताकि इनका अध्ययन जो है, इनका स्टडी जो है थोड़ा आसान हो जाए, इन तत्वों के बारे में हम जान पाए। जैसे एक सिंपल सा आप एग्जाम्पल लेकर के चलो, कई एग्जाम्पल्स हैं इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो हम लोग अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। सपोज आप शुरुआती दिनों में कॉलेज आ रहे हो, न्यू एडमिशन है, कुछ पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? 1 या 2 कॉपी लेकर के आओगे। अब 2 कॉपी लेकर के आओगे तो तुम्हें याद होगा कि 2 ही कॉपी है, तो इसमें हम मैथ और फिज़िक्स लिख रहे थे, दूसरे वाले में केमिस्ट्री इंग्लिश कर रहे थे। कवर के आधार पे या जैसे भी है आप याद रख लोगे उसको। लेकिन जैसे ही लगातार आते गए तो पता चला कि नहीं, यहाँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट्स के कई टीचर्स हैं, तो कॉपियों की संख्या आप बढ़ाओगे। 2 से 8 हो जाएंगे, 8 से 10 हो जाएंगे। अब उन 10 कॉपियों में एक एक करके याद रखना कि कौन सा कॉपी में क्या सब्जेक्ट आप लिख रहे थे, बड़ा मुश्किल है। तो उस केस में आप दिमाग लगाओगे, क्या लगाओगे कि या तो हम उन कॉपियों में जो है अलग अलग कवर लगा दें, तो याद रहेगा कि हाँ, एक कवर वाला कॉपी में फिज़िक्स था, एक कवर वाला में कॉपी में केमिस्ट्री था, इसमें मैथमेटिक्स था। या फिर ऐसे कर लोगे आप कि बैग में यदि 3-4 पार्टीशन बटा हुआ है, मतलब 3-4 उसमें पैकेट बना हुआ है बैग में, तो आप उसमें बांट दोगे कि ऊपर वाला पैकेट में इंग्लिश इकोनॉमिक्स है, बीच वाले में मैथमेटिक्स है, नीचे वाले में फिजिक्स केमिस्ट्री है, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा उन चीज़ों को कॉलेज में डायरेक्ट वहाँ से निकाल लेना और फिर उसके बारे में ही करना। या फिर आप किसी दुकान में जाओ, एक बड़ा सा दुकान है, होलसेल दुकान, और वहाँ जाओगे तो देखोगे कि इतने सारे काउंटर बने होते हैं, इतने सारे पार्टीशन बटे होते हैं कि वह दुकानदार अपने हिसाब से चीज़ों को रखता है कि साबुन चाहिए तो चलो उस काउंटर में वहाँ होगा, तेल चाहिए तो वहाँ होगा, कोई खाने का बिस्किट है तो वहाँ होगा, ऐसे करके ना। अब वहाँ मान के चलो कोई नया स्टाफ गया है काम करने, तो 1-2 दिन ही उसे समय लगेंगे थोड़ा नज़र में बैठाने, कहाँ कि कोना में साबुन रहता था, इधर खाने का सामान रहता था, इधर तेल है तो इधर वो, ऐसे करके। और उसके लिए आसान होगा, 2-3 दिन के बाद डायरेक्ट कोई ग्राहक कस्टमर आएंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए, डायरेक्ट वहाँ से निकाल के वो दे देगा। लेकिन इमेजिन करो कि वे सारी चीज़ें या व्यवस्थित हों, जैसे तैसे कहीं भी फेंका हुआ हो, और कोई कस्टमर अचानक से आ जाए कि हमें ज़रा खाने का सोन पापड़ी दे दो, तो मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए ढूंढना कि कहाँ रखे होंगे, पता नहीं, ढूंढते रहो एक करके। तो उतना देर तक ना तो कस्टमर वेट करने वाला है और ना जल्दी से ढूंढ करके दे पाएगा, खुद भी परेशान हो जाएगा, अगला भी परेशान हो जाएगा। तो वहाँ लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सामान का। अब क्लासिफिकेशन भी करते हैं तो बताया ना कि एक जैसे सामान को लोग एक तरफ रखते हैं कि वॉशिंग का चीज़ है, साबुन है, सर्फ है, टूथपेस्ट है और भी है, एक तरफ रख दिए। खाने का चीज़ है, मिक्सचर है, बिस्किट है और भी अलग अलग चीज़ें हैं, उसको एक तरफ रख दिया गया। घर के लिए कुछ सामान है, दाल है, आटा है और भी है, तो इसको एक तरफ रख गया। तो उसमें भी जो बंटवारा रहता है वो एक तरीके से रहता है, ही नहीं कि यहाँ साबुन है तो बगल में खाने वाला चीज़ है फिर बगल में सर्फ, ऐसे नहीं रहता है, एक तरीका होता है उसको सजाने का। तो वैसे ही यहाँ तत्वों के लिए है कि कम संख्या में थे तो आसान था उनके बारे में जानना,
एक एक करके सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टी को याद रखना काफ़ी आसान था, लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ती गया तो उनके प्रॉपर्टीज़ को जानना याद रखना आसान नहीं था। तो एक वैसा बेसिस तैयार किया गया जिस आधार पे सारे एलिमेंट्स को जो है याद रखा जा सके, अच्छे से उनके प्रॉपर्टीज़ को समझा जा सके। तो डेली लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं इसको। सब जगह क्लासिफिकेशन ज़रूरत होता है और वो तब होता है जब संख्या बढ़ जाए। जब संख्या बढ़ जाए तब फिर वह ज़रूरत हो जाता है क्लासिफिकेशन। कम संख्या है तो लोग मैनेज करते हैं। अब है कि यदि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो तो इसके एडवांटेजेज क्या हो सकते हैं। एडवांटेजेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एडवांटेजेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब समझ गए ना, तत्वों का वर्गीकरण, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड करना, अलग अलग कैटेगरी में रखना। एडवांटेजेज कहने का मतलब कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या उपलब्धियां हैं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहला कि उनका स्टडी आसान हुआ। स्टडी बिकम्स ईजियर। एक एक करके तत्वों के बारे में जान पाना, उनके प्रॉपर्टीज़ को समझ पाना आसान हो गया क्लासिफिकेशन के बाद। उसके बाद कि पोजीशन के आधार पे जो भी एलिमेंट हैं वह उस टेबल में जिस आधार पे उसको क्लासिफाई किया गया है तो उसके पोजीशन के आधार पर उसके प्रॉपर्टीज और उसके कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को जान पाना आसान हो गया। पोजीशन के आधार पर, पोजीशन के आधार पे तुम जान पाओगे कि उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसके कंपाउंड जो बनेंगे वे किस प्रकार का बनेंगे, उनके कंपाउंड्स का क्या नेचर हो सकता है, वह उसके पोजीशन के आधार पे किस प्रकार से वो हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पता चल पाएगा। और थर्ड नंबर में कि अलग अलग ग्रुप्स में रखे हुए हैं। मान के चलो कि कुछ एलिमेंट इधर रखे हुए हैं, कुछ एलिमेंट इधर रखे हुए हैं, तो एक अंदाज़ा आ जाता है कि जो लेफ़्ट साइड में ऐसे एलिमेंट रखे हुए हैं ये मोर रिएक्टिव हैं, चाहे जिस मायने में हो। इधर जो एलिमेंट रखे हुए हैं ये लेस रिएक्टिव है, ऐसे। तो इस तरह से एक आइडिया आ जाता है कि उस क्लासिफिकेशन में जो अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग पीरियड्स में जो एलिमेंट रखे हुए हैं उनका अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर पाना कि इस रिस्पेक्ट में इधर वाले एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो इधर वाले एलिमेंट कम रिएक्टिव हैं, तो किसी रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट ज़्यादा यूजफुल है तो ये एलिमेंट कम यूजफुल है, ऐसे। तो ऐसे करके कई एडवांटेजेज हैं, कुछ को हाईलाइट किया गया है केवल कि क्लासिफिकेशन के बाद एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को जान पाना, अध्ययन कर पाना आसान हो गया। उनके पोजीशन के आधार पे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज या उसके कंपाउंड्स के नेचर को जानना आसान हो गया। उसके बाद जो अलग अलग ग्रुप या क्लास में डिवाइड किया गया एलिमेंट्स को, तो उस आधार पे कुछ एलिमेंट्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाना भी काफ़ी आसान हो गया। अब सोचो कि इतने सारे सामान हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं, कुछ मेडिसिन्स होते हैं, कुछ खाने पीने वाले चीज़ होते हैं। कभी देखे हो कि इन सारी चीज़ें जो एक ही दुकान में हो? नहीं ना। अब मार्केट जाओगे तो जैसे कोई दवाई का दुकान है तो देखोगे कि उस रो में ज़्यादातर दवाई का ही दुकान मिलेगा। कहीं कॉस्मेटिक्स है तो देखोगे उधर कॉस्मेटिक्स का ही सामान ज़्यादा मिलेगा। तो यदि तुम्हें कोई पूछेगा कि हमें ये चीज़ दवाई लेना है तो तुम ऐसा थोड़े बोलोगे जाओ मार्केट में कहीं मिल जाएगा। तुम डायरेक्ट बता दोगे कि चौक पे जाना, वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि उस चौक पे जितनी भी दुकानें हैं दवाई का ही है। कॉस्मेटिक्स चाहिए तुम बता दोगे कि देखो इस जगह पे जाना, उधर जितना दुकान है सब वही है तो वहाँ मिल जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं बोल दोगे कि मार्केट में। तो उस आधार पे आप बता पा रहे हो ना कि कौन सा जगह पे किस तरह का दुकान है। तो वैसे ही कोई पूछे कि बताओ ज़रा कि मेटल्स किधर हैं तो बोल दोगे हाँ पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड है। नॉन मेटल्स किधर है? राइट साइड है।
ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस वगैरह किधर रहता है, तो राइट साइड रहता है। तो ऐसे एक अंदाज़ा पोजीशन के आधार पे वे अलग अलग ग्रुप्स क्लास में डिवाइड है, उस आधार पे अब तुरंत से बता दोगे, जैसे जनरली हम लोग बता पाते हैं अभी जो एग्जांपल दिए वैसे। तो बस इन बातों को सुनना है, नोट्स को एक बार पढ़ोगे चीज़ें याद आ जाएंगी, बस बहुत कुछ नहीं है इसमें, रटने का ज़रूरत नहीं है सब चीज़ की। काहे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ, नोट्स को बैठ के रट रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में नहीं आती हैं। पहले ही बताया कि साइंस को समझने के लिए हिस्ट्री का जानकारी बहुत ज़रूरी है, माने इतिहास को जाने बगैर विज्ञान को समझा नहीं जा सकता है, नेवर। तो इतिहास को बस जानो, हम क्या बोले, इतिहास को जाने बगैर विज्ञान को समझने का कभी भी प्रयास नहीं कर सकते हो, होगा ही नहीं। तो जानो इतिहास को, समझो इतिहास को नहीं, जानो इतिहास को और समझो किसे, विज्ञान को। तो ये ऐतिहासिक बातें हैं, तो इनको बस जानना है, बाकी समझना तो है आगे। अब easier attempts to classify elements, तत्वों का वर्गीकरण के लिए जो कुछ आसान प्रयास किए गए वे क्या हैं, एक एक करके डील करते हैं हम लोग। नंबर 1, प्रॉट्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस विचारधारा कोई पुख्ता सबूत के साथ ना कह पाना हाइपोथेसिस कहलाता है। कि मन में कोई बात है, आप बोले, आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है उसे बतलाने के लिए कि हाँ ऐसा ही होता होगा, बस मन में बात है तो उस आधार पे अब चीज़ों को बोले, वह हाइपोथेसिस कहलाता है। तो प्राउड्स हाइपोथेसिस जो कि 1815 में 1800 से 1900 ईस्वी के बीच सारा चला था, क्योंकि 1800 के पहले तक बहुत कम एलिमेंट्स जाने जा रहे थे, तो उस समय जान पाना, प्रॉपर्टी को स्टडी कर पाना आसान था। और ये 1800 से 1900 ईस्वी के बीच ही सारे बेसिस दिए गए एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का। तो यह बड़ा आसान कॉमन सा बात है। प्रॉट्स हाइपोथेसिस में क्या है कि प्रॉट्स ने बोला कि हाइड्रोजन जो है वह फंडामेंटल यूनिट है जिससे बाकी के एटम्स बने हुए हैं। उन्होंने हाइड्रोजन को कंसीडर करा इन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल, और बोला इसने कि हाइड्रोजन ही है जिससे मिल करके बाकी के एलिमेंट्स बने हुए हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ एक फंडामेंटल पार्टिकल है। हालांकि कोई मतलब नहीं रहा इसका, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बहुत पहले आया है। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो तो 19वीं सेंचुरी के एंड में हुआ था, 1890 से 1900 ईस्वी के आसपास हुआ था। और यह कहाँ 1815 में आया है। तो उस समय बस सिंपल सा बात प्रॉट्स बोल दिए कि हाइड्रोजन एक फंडामेंटल पार्टिकल है और इसी हाइड्रोजन से मिल करके बाकी के एलिमेंट्स जो है वे बने हैं, और इसको यूनिटरी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को एक बेसिक सा यूनिट कंसीडर कर लिया गया, एक सिंपलेस्ट, एक सबसे आधारभूत इकाई जिससे कोई भी तत्व बना होता है। और कोई मतलब इसका नहीं था। वो बाद में तो फिर अलग अलग बातें सामने आई ना, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह का डिस्कवरी हुआ तो। लेकिन चूंकि हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए पहला विचारधारा प्रॉट का था 1815 में, जिन्होंने कहा कि प्रत्येक एलिमेंट हाइड्रोजन से ही बना है। मतलब एक हाइड्रोजन को हम फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जान सकते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट के नाम से जान सकते हैं। इसके बाद लैफोजियर क्लासिफिकेशन,
लैवोजियर का वर्गीकरण, मतलब लैवोजियर किस आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किए, ये क्या बोले तत्वों के बारे में। तो ये क्या किए कि एलिमेंट्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करा इन्होंने। एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेसिस बनाया इन्होंने। एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब एलिमेंट का हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इन सारे प्रॉपर्टीज को आधार बनाया। और इस आधार पे जो है इन्होंने एलिमेंट को दो भाग में रख दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। तो यह मेटल नॉन मेटल का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है बेसिकली किनका है, लैवोजियर का है। तो लैवोजियर के अनुसार उस समय एलिमेंट्स को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कि कौन से एलिमेंट कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, कौन ज़्यादा मैलिएबल है, कौन ज़्यादा डक्टाइल है, इस आधार पे तत्वों को दो भाग में रखा गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स, मतलब धातु और अधातु। जैसे उन्होंने देखा कि सोडियम और लेड Pb एक समान है, तो दोनों को एक कैटेगरी में रख दिया। लेकिन जब बाद में स्टडीज हुए तो पता चला कि ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है। केवल मेटल हो जाने से वे सेम हो जाएंगे ऐसा नहीं है। जैसे हमने क्या कहा कि दुकान में गए तो क्लिनसिंग एजेंट के रूप में एक दुकान में बहुत सारा चीज़ हो सकता है। नहाने के लिए नहाने का साबुन अलग है, कपड़ा धोने का साबुन अलग है, डिटर्जेंट अलग है, घर का फ्लोर साफ़ करना उसके लिए फिनॉल रखा हुआ है वो अलग है, डेटॉल भी है अलग है। अरे भाई तो सबका काम अलग अलग ना है। आप बोल दिए कि नहीं सब सफाई करने वाला है तो सब एक ही जैसा है, कैसे चलेगा। तो ठीक है ये दोनों मेटल है तो दोनों को एक साथ रख दोगे तो केवल इस बेसिस पे आप एक साथ थोड़े ना रख सकते हो उसको, बाकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगे। मेटल है दोनों यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज दोनों का अलग हो जाना है। सोडियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल है, सोडियम को ऐसे खुले में हम लोग नहीं रख सकते हैं, जानते हैं आग पकड़ लेता है। लेकिन लेड में ऐसा तो कोई बात नहीं है, उसे रखा जा सकता है। तो एक यह आधार पे दोनों को एक जैसा समझ लेना सही नहीं था। तो यहाँ से इनमें गड़बड़ी आया कि सोडियम और लेड का हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, लस्टर एक जैसे हैं, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल एक समान हो जाएंगे, यह ठीक नहीं था। क्योंकि बाकी आधार पे ये पूरी तरह से एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। और सबसे बड़ा कि लैवोजियर ने मेटेलॉइड्स के बारे में कुछ नहीं कहा। मेटेलॉइड्स मतलब कि सेमी मेटल्स भी जिसे हम लोग कहते हैं, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स वैसे भी थे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट थे, मतलब उनका प्रॉपर्टीज ना तो पूरी तरह से मेटल से मैच करता था ना तो पूरी तरह से नॉन मेटल से मैच करता था, बल्कि उनका प्रॉपर्टीज इन दोनों के इंटरमीडिएट था। तो फिर ऐसे एलिमेंट्स के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब मेटेलॉइड के लिए कोई कैटेगरी ही नहीं बनाया, बस सिंपली मेटल और नॉन मेटल। तो ये जो तीसरा टाइप होता है एलिमेंट का मेटेलॉइड, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही बेस मान रहे थे तो पूरी बात बताना चाहिए था। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को स्टडी करके आपको लगा कि वे एलिमेंट्स आसानी से मैलिएबल हो सकते हैं, डक्टाइल हो सकते हैं, तो चलो ये मेटल्स हैं, जो नहीं होंगे वे नॉन मेटल्स हैं। लेकिन कुछ तो वैसे भी थे जो बहुत आसानी से मैलिएबल नहीं हो पा रहे थे और एकदम मैलिएबल ना हो ऐसा भी नहीं थे, बीच वाले थे जो कि मेटेलॉइड्स कहलाए। तो इस सब के बारे में जो है लैवोजियर ने कुछ नहीं कहा। तो एक मेजर डिफेक्ट जो आ गया इनके क्लासिफिकेशन में ये भी था। उसके बाद आता है डॉबेराइनर ट्राइड्स, डॉबेराइनर का त्रिकनियम।
डॉबेराइनर्स ट्राइड्स जो 1829 में आया। डॉबेराइनर का त्रिक नियम पढ़े होंगे हिंदी में। इसमें डॉबेराइनर ने क्या किया कि उस समय तक जो एलिमेंट्स जाने गए थे उन्हीं में से उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप तैयार किया। 3 एलिमेंट्स के लिए एक ग्रुप तैयार किया उन्होंने, जिसे कहा ट्राइड। 3 तत्वों का अलग अलग ग्रुप तैयार किए। जितने एलिमेंट्स उस समय पता थे सबका नहीं, बल्कि उन्हीं में से कुछ तत्वों में 3 का जो है उन्होंने एक ग्रुप तैयार करा, जिसे क्या बोला गया, ट्राइड। जैसे उनके द्वारा बनाए गए जो ट्राइड्स थे कुछ, एक था लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फिर था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, फिर था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा। इस तरह से अलग अलग ट्राइड बनाए गए। और इसमें डॉबेराइनर ने क्या कहा कि प्रत्येक ट्राइड का जो बीच वाला एलिमेंट है, प्रत्येक ट्राइड का जो बीच वाला एलिमेंट है, मतलब इसमें सोडियम, इसमें स्ट्रोंशियम, उसमें ब्रोमीन, प्रत्येक ट्राइड में जो बीच वाले एलिमेंट है, इनका एटॉमिक मास बराबर होगा किसका, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ मासेस ऑफ रेस्ट 2 एलिमेंट्स, कि प्रत्येक ट्राइड में जो बीच वाले तत्व हैं उसका एटॉमिक मास बराबर होगा बाकी के जो 2 एलिमेंट बच रहे हैं उसके एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन का, मतलब औसत का, एवरेज का। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटासियम का एटॉमिक मास 39। तो जब सोडियम का निकालना हो तो आसानी से निकल जाएगा, 7 + 39 / 2, काहे कि 2 एलिमेंट है, तो आ जाएगा 46/2, तो 23। चलो सही है, इसका 23 होता है। वैसे इसमें देख लो, क्लोरीन के लिए होता है 35, आयोडीन का बेसिकली हम लोग लेते हैं 127, इसके लिए भी निकाल लो, 35 + 127/2 कितना आ जाएगा, 162/2, तो आ जाएगा 81। सही है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 81 होता है। तो ऐसे करके इन्होंने ट्राइड्स बनाया और बोला कि प्रत्येक ट्राइड के लिए जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास उसी ट्राइड के जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, जो सही था। लेकिन इन्होंने कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स को ही ऐसे अरेंज कर पाया। उस समय तक जितने एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट्स को ऐसे ट्राइड में अरेंज कर पाना संभव नहीं था, और सब एलिमेंट्स को डॉबेराइनर ने अरेंज भी नहीं कर पाया। तो जितना 3 ट्राइड्स ऐसे बना था, तो इन तीनों में तो ठीक ठाक था, जो ये बोले ठीक था। एक्चुअली सोच करके ही चले होंगे कि ऐसा एक बेसिस बनाया जाए, तो पहले एलिमेंट को अरेंज कर लिए होंगे, फिर देखेंगे कि नहीं ऐसा आता है तो बोल दिए कि हाँ इस आधार पे हम एलिमेंट को बांट सकते हैं। लेकिन सारे एलिमेंट को कहाँ 3 या 9 ऐसे एलिमेंट को बांट पाए बस। तो यह भी जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। और भी कई अटैम्प्ट्स हुए क्लासिफिकेशन के लिए, जो हम लोग आगे लेक्चर में कंसिडर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। आज का इस लेक्चर में जो हम लोग सीखे कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा, और धीरे धीरे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल की ओर कि क्या अलग अलग बेसिस बनाए गए थे एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का। 3 हमने देख लिया ना, प्रॉट्स का, लैवोजियर का, और ये तीसरा डॉबेराइनर का। बाकी और मेन तो बचे ही हुए हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर से कंसिडर करेंगे। धन्यवाद।